मित्रों, आज हम स्वतंत्र भारत के इतिहास के सबसे दुर्दांत, दुखद और कलंकित अध्याय, जिसमें आज से 50 वर्ष पूर्व संविधान की हत्या कर दी गई थी, उसे स्मरण करने के लिए और उसकी अर्ध शताब्दी पर आपको संबोधित करने के लिए मैं यहां उपस्थित हूं। आप सभी जानते हैं कि भारत अनादिकाल से लोकतांत्रिक परंपरा का संवाहक राष्ट्र रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि वी आर नॉट द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, वी आर द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। क्योंकि यहां वैदिक काल में सभा और समितियों से लेकर वैशाली के गणराज्य तक, कर्नाटक में भगवान वासवन्ना के अनुभव मंडपों से लेकर चोल राज्य में चुनी हुई ग्राम सभाओं तक लोकतंत्र के इतने मजबूत आधार और परंपरा थी, परंतु उसे स्वतंत्र होने के बाद जिस ढंग से कुचला गया, आज की पीढ़ी को उसे स्मरण करने की आवश्यकता है। इमरजेंसी का दौर भारत के लिए सिर्फ संवैधानिक दृष्टि से नहीं, विधायी, कार्यपालिका और मीडिया यानी लोकतंत्र के चारों स्तंभों को पूरी तरीके से ध्वस्त करने का कार्य किया गया था। आप सबको ध्यान हो कि भारत के इतिहास में एक ही मात्र ऐसा अवसर आया है जब किसी प्रधानमंत्री को न्यायालय के द्वारा चुनाव लड़ने का अयोग्य घोषित कर दिया गया हो, चुनावी धांधली के आधार पर। वो श्रीमती इंदिरा गांधी थी और उसकी परिस्थितियों के बाद के समय में यह इमरजेंसी लगाई गई। परंतु यह सिर्फ एक पक्ष तक सीमित नहीं थी। 25वां संविधान संशोधन कार्यपालिका के अधिकारों पर नियंत्रण था, तो 39वें संविधान संशोधन में न्यायपालिका को प्रधानमंत्री के किसी भी कार्य की समीक्षा करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। मीडिया के साथ क्या स्थिति हुई कि हर खबर सेंसर होकर जाती थी। उस जमाने में लोग एक शेर बोलते थे, जो आजकल कहते हैं ना कि मीडिया को लेकर क्या स्थिति है। उस जमाने में कहा जाता था कि अब तो गालिब ज़ौक़ साहिर मीर सरकारी। बड़े बड़े शायर हैं ना, गालिब का नाम सुना होगा आपने, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, मीर तकी मीर। तो उन्होंने कहा अब तो गालिब ज़ौक़ साहिर मीर सरकारी, शायरी की हो गई तासीर सरकारी। अब तो सरकार को दिखाकर शेर लिखने पड़ते थे। वो दौर मीडिया ने देखा। विधायिका का यह मजाक उड़ाया गया कि लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया। इतना नहीं, संवैधानिक व्यवस्था है कि एक कोरम होता है। यदि 542 सदस्य लोकसभा में हैं, तो 10% से कम यानी 55 से अधिक कम सदस्य होंगे तो कार्रवाई नहीं चल सकती। आरोप लगाती रही है कि देश का इतिहास जो है विकृत किया गया है। पिछले 11 साल से जब केंद्र में भाजपा की सरकार है, विकृत इतिहास को सुधारने के लिए क्या प्रयास हुए, ऐसे कुछ दिखते नहीं। पहला सवाल। तो दूसरा सवाल मेरा है कि फ्री बीच जो मुफ्त की रेवड़ियां हैं, उनको लेके हमेशा बीजेपी का आरोप रहा कि कांग्रेस जब भी सत्ता में रही, फ्री बीच मुफ्त की रेवड़ियां बांट के उन्होंने सत्ता हासिल की है। तो पिछले 11 साल में लगभग डबल हो गया है। देखिए, जो आपने इतिहास के बदलाव की बात कही, तो एक जागरण पूरे राष्ट्र में आया है। हमने क्या क्या बदलाव करने का प्रयास किया, वो बहुत लंबा विषय हो जाएगा। 1-2 उदाहरण देता हूं। वो इंडिया गेट, जहां 1968 तक किंग जॉर्ज की मूर्ति लगी हुई थी, अब वहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति है। भारत की नौसेना के ध्वज पर एक हिस्से में यूनियन जैक अभी तक था, अटल जी की सरकार में हटा था, दोबारा इन्होंने लागू कर दिया था। आज उसे हटाकर उसके मध्य में पंचकोणीय मुद्रा जो छत्रपति शिवाजी महाराज की है, वो की गई। और हमारी नौसेना की जो एनुअल वो हुई, वो सिंधुदुर्ग में हुई, जो शिवाजी महाराज का था। पंच तीर्थ बनाए गए बाबा साहब अंबेडकर के लिए, ये पूरे स्मरण में। और बाकी और भी कुछ देखना है तो देखिए, बदलता हुआ परिवेश देखिए। महात्मा बुद्ध की निर्वाण स्थली कुशीनगर में बना हुआ इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखिए, उज्जैन का
महाकाल कॉरिडोर देखिए, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर देखिए, और भव्य भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में देखिए। और बदलाव इतिहास में क्या आया, एक एग्जाम्पल के साथ बताना चाहता हूं। 2024 से पहले भारत में यदि कोई एक स्थान था जहां सबसे ज्यादा पर्यटक जाते थे एवरी ईयर, तो वो ताजमहल था। मगर 2024 पहला वर्ष बना है जब सबसे ज्यादा पर्यटक अगर किसी जगह गए हैं तो अयोध्या में श्री राम मंदिर में गए हैं। यानी एक मुर्दे के मकबरे के बारे में जिसमें यह कहानी है कि बनाने वाले कारीगरों के हाथ काट दिए गए थे, उसकी बजाय जीवंत चेतना के प्रतीक भव्य राम मंदिर, जिसको बनाने वाले कारीगरों को भगवान के समकक्ष मानते हुए मोदी जी ने उनके ऊपर पुष्प वर्षा की। इतना समाज की सोच में बदलाव आया है, ये देखना चाहिए। और जो फ्री बीज पे आपने कहा, देखिए समाज के अंतिम सीढ़ी पर खड़े हुए व्यक्ति को सुनिश्चित कराना विकास की किरण को, यह हमारा दायित्व है। परंतु इसके साथ साथ पहले देश को आर्थिक दृष्टि से मजबूत करना। हमने महाराष्ट्र में फ्री बी किया, पर जब हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ गई, हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, अब हम दे रहे हैं। इनकी तरह नहीं कि हिमाचल में आए फिर तनख्वाह देने का पैसा नहीं, फिर कर्नाटक में आए तो शेड्यूल कास्ट की योजनाओं से भी पैसा लाए, उसके बाद पैसा खत्म हो गया। तो कांग्रेस को समझना चाहिए, साईं उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। एक फ्रीबी का मैं एग्जांपल देता हूं कैसे हम देना चाहते हैं। ये फ्री में इलेक्ट्रिसिटी देने की बात करते हैं। मोदी जी ने क्या कहा, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, अपने घर में लगाइए सोलर पैनल, बिजली फ्री, ना खजाने पे जोर ना पर्यावरण पे जोर। उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आए, तो आप जरूरत पड़ने पे अपने टू व्हीलर और फोर व्हीलर को चार्ज कर सकते हैं, वो भी फ्री हो गया। और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी हो जाए तो बेच भी सकते हैं। ये होता है दिमाग लगा के फ्रीबी देखना, और जो कांग्रेस करती दिमाग कोने में रख के फ्रीबी देना। और इन दिनों मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक बड़ा मूवमेंट चला रही है, वो ये कि ग्वालियर हाईकोर्ट कैंपस में अंबेडकर की प्रतिमा लगाई जाए। तो जो उनकी लेगेसी है अंबेडकर की, उसको क्या कांग्रेस रिगेन करने का प्रयास कर रही है? इसके लिए मैं कहना चाहूंगा, डॉक्टर अंबेडकर की स्वयं जबानी क्या कांग्रेस ने उनके साथ किया, इसके लिए एक पुस्तक है, व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैज डन टू अनटचेबल्स। आप सभी लोग प्रबुद्ध हैं, उसे स्वयं पढ़िए। उसके बाद भी किसी को संशय हो तो डॉक्टर अंबेडकर के स्वयं के वॉइस में बीबीसी का उनके अपने जीवन के अंतिम चरण में शायद 1955 में दिया गया एक इंटरव्यू है, उसमें कांग्रेस के बारे में कैसे विचार हैं, क्या क्या कांग्रेस ने उनके साथ किया, या स्पष्ट है। और मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं, डॉक्टर अंबेडकर को सिर्फ चुनाव हराने के लिए कांग्रेस या नेहरू जी प्रचार करने नहीं गए थे। कांग्रेस ने चुनावी धांधली करके डॉक्टर अंबेडकर को हराया था। चूंकि यह इमरजेंसी भी चुनावी धांधली के बाद लगी थी, इंदिरा जी के ऊपर आरोप था, और हाई कोर्ट ने कहा था कि चुनावी धांधली पे वो जीती हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं, डॉक्टर अंबेडकर 1952 में अपना पहला चुनाव 14,000 वोटों से हारते हैं, और 74,000 वोट इनवैलिड किए जाते हैं। 14,000 से वो हारते हैं, 74,000 इनवैलिड किए जाते हैं। यह है जनवरी 1952। और ये मैं सब प्रमाण बोल रहा हूं, 16 जनवरी 1952 को जवाहरलाल नेहरू एडविना माउंटबेटन को लेटर लिखते हैं लखनऊ से। ये सेलेक्टेड वर्ड्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू में अवेलेबल है, संभवतः वॉल्यूम 17 में। उसमें वो क्या लिख रहे हैं कि बॉम्बे प्रोविंस में, यानी तो ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी कहलाता था, आवर सक्सेस हैज बीन मच ग्रेटर देन व्हाट वी एक्सपेक्टेड। और आगे लिखते हैं, बट अंबेडकर हैज लॉस्ट, अंबेडकर हैज बीन आउट। उस पर प्रसन्नता दिखा रहे हैं। और आगे क्या बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं सोशलिस्ट हैव जॉइंड हैंड्स विद अंबेडकर सो दे लॉस्ट देयर रिप्यूट। यानी जिसने डॉक्टर अंबेडकर से हाथ मिला लिया उसकी तो प्रतिष्ठा चली गई। आगे क्या लिख रहे हैं, बट अंबेडकर हैज जॉइंड हैंड्स विद हिंदू फंडामेंटलिस्ट। ये तो नेहरू की जबानी है। और मैं क्यों कह रहा हूं, अप्रैल 1952 में डॉक्टर अंबेडकर ने न्यायालय में चुनावी धांधली की याचिका दायर की, जो भारत में चुनावी धांधली की पहली इलेक्शन पिटीशन है। तो जिसने चुनाव के लिए डॉक्टर अंबेडकर को राजनीतिक दृष्टि से नहीं, धांधली के द्वारा भी हराने का प्रयास किया। एंड सेकेंड थिंग, जब डॉक्टर अंबेडकर ने इस्तीफा दिया है, इट वॉज इन अक्टूबर 52 ऑन दिस हिंदू कोड बिल के ऊपर, लॉ मिनिस्टर के रूप में जब उन्होंने इस्तीफा दिया,
उनको अपना इस्तीफा बोलने नहीं दिया गया। बाकायदा ये सदन की कार्रवाई में है कि वो एक सांसद थे जिन्होंने कहा कि इसका मतलब क्या होगा कि अंबेडकर जी को अपनी वक्तव्य नहीं पढ़ने दिया जाएगा। तो चेयरमैन क्या कहता है, हां, क्योंकि हमें डर है कि इन्होंने कोई ऐसी बात ना कही हो जो सरकार के लिए समस्या पैदा करे, तो ये लिखित में पहले दें, हम उसे पढ़ेंगे फिर तय करेंगे, ये भी नहीं कहा उसके बाद बोलने देंगे। तो डॉक्टर अंबेडकर गुस्से में उठे, उन्होंने कहा कि मैं ऐसी तानाशाही के आगे नहीं झुकूंगा, और उसके बाद बाहर जाकर उन्होंने प्रेस में अपना लिखित वक्तव्य जारी किया जो अवेलेबल है। तो मुझे लगता है कांग्रेस के लिए मैं एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि डॉक्टर अंबेडकर के साथ आपने जो किया है उसको आज आप कितना ढकने का प्रयास करें। एक दोहा होता है, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनको, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होए। तब मक्खन नहीं निकलने वाला, दूध फट चुका है। आप इमरजेंसी के बाद आना शुरू हुआ, यानी हमें स्वतंत्रता मिली थी, परंतु वास्तविक अर्थों में राजनैतिक चेतना का उद्भव जेपी आंदोलन के बाद हुआ, और नवनिर्माण आंदोलन जो गुजरात में प्रारंभ हुआ था। इन दोनों आंदोलनों ने भारत के राजनीतिक पटल को बदल दिया, और उसके बाद सरकारें बदलनी शुरू हुई। कई राज्यों में तो 77 के बाद से आज तक कांग्रेस वापस नहीं आ पाई है, जैसे पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु में वैसे उससे पहले ही बाहर हो गए थे, उसके बाद वापस नहीं आ पाए। उसी प्रकार भारत की वास्तविक स्वतंत्रता में एक सांस्कृतिक चेतना का उद्भव 90 के दशक में हुआ श्री राम मंदिर आंदोलन के द्वारा, और वैचारिक स्वतंत्रता की लड़ाई आज भी जारी है। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा यह अमृतकाल है, इसमें गुलामी की मानसिकता से अपने को मुक्त करना है। तो मैं यह भी कहना चाहता हूं देश से कि इमरजेंसी में हमें वास्तविक राजनैतिक लोकतंत्र मिला था, फिर सांस्कृतिक लोकतंत्र 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में मिला, और वैचारिक लोकतंत्र की अभी भी संघर्ष जारी है, जो हमारे दिमागों पर गुलामी की मानसिकता के प्रभाव अभी भी विद्यमान है। इसलिए हम आज लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प लेते हुए और इस बात को सुनिश्चित करते हुए कि बाबा साहब अंबेडकर ने जिस संविधान की रचना की और हमारे संविधान निर्माताओं के जो मूल प्रेरक बिंदु थे, और हमारी महान परंपरा की हजारों वर्ष पुरानी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, परंपरा है, उसके अनुरूप इस राष्ट्र में लोकतंत्र इतना वाइब्रेंट होना चाहिए कि कभी भी कोई ऐसे विचार के बारे में सोच न सके, और वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में स्पष्ट रूप से उसको चरितार्थ करता दिखा रहा है। जहां इमरजेंसी में सारे नेताओं को, विपक्ष के बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया था, वहीं हमारी सरकार आने के बाद दलगत भावना से ऊपर उठकर विपक्ष के जितने नेताओं का सम्मान किया गया है, चाहे सरदार पटेल की सबसे बड़ी मूर्ति बनाना हो, अथवा कांग्रेस के नेताओं में प्रणब मुखर्जी जी, पीवी नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न देना हो, अथवा कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देना हो, और अनेक कांग्रेस के नेताओं को पद्म अवार्ड, एससी जमीर और तरुण गोगोई, यह दर्शाता है कि यह लोकतंत्र में वैचारिक विभेद के बावजूद यदि जिस किसी ने भी राष्ट्र के लिए योगदान दिया उसके साथ हम कैसे खड़े होते हैं, यह है लोकतंत्र की उदात्त भावना। और वो थी इमरजेंसी दर्शाती है, और आज भी कांग्रेस की मानसिकता दर्शाती है। दूसरे दल तो छोड़िए, अपने दल का भी नेता अगर उनको लगे कि उनके हिसाब से नहीं बोल रहा है तो उसके विरुद्ध आलोचना ही नहीं, उसको बाहर का रास्ता दिखा देते। तो अंत में मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि हम पूरे राष्ट्र को यह स्मरण कराना चाहते हैं कि हम उस परंपरा के प्रतीक हैं भारत की राजनीति में। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज हम उसे जीवंत रूप दे रहे हैं कि हे जन्मभूमि तेरे चरणों में हो समर्पित, मेरे जन्म जन्म के कर्तव्य कर्म सारे, आपातकाल आए कारा की यातनाएं, आपातकाल आए कारा की यातनाएं, सब सह लिया है जननी तब शक्ति के सहारे, हे जन्मभूमि तेरे चरणों में हो समर्पित, मेरे जन्म जन्म के कर्तव्य कर्म सारे।
तो इसलिए आज संविधान की इस हत्या का स्मरण करें और भविष्य में कोई संविधान पर आघात न कर सके इसका संकल्प लें। धन्यवाद। फिर भी मैं एक लाइन में बता देना चाहता हूं, पश्चिम एशिया का जो संकट है ये मुस्लिम वर्ल्ड की आपस की लड़ाई है। यह अक्टूबर 2023 में शुरू होता है। कब? जब भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने का तय हो जाता है, जिसका केंद्र इजराइल का हाइफा रहेगा। यूएई इजराइल को मान्यता दे देता है, सऊदी अरब भी मान्यता देने वाला था। आपको ध्यान हो G20 के बाद मोहम्मद बिन सलमान एक दिन भारत में एक्स्ट्रा रुकते हैं, क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरब, व्यापार में वार्ता करने के लिए। उस समय चूंकि दो पोल हैं, एक है सऊदी अरब जो सुन्नी वर्ल्ड का लीडर है, ईरान जो शिया वर्ल्ड का लीडर है। तो उस समय हमास से हमला कराया जाता है, क्योंकि उस समय ईरान को ऐसा लगा कि हम भावनात्मक मुद्दा उठाएंगे इजराइल का तो सारा मुस्लिम वर्ल्ड साथ में आ जाएगा, परंतु ऐसा हुआ नहीं। तो इसलिए आज आप देख रहे हैं कि जब ईरान के ऊपर अटैक हो रहा है तो सुन्नी वर्ल्ड काफी हद तक शांत रहता है, और जो ईरान ने अकेले लड़ने का प्रयास किया, और तो और बताइए ईरान पर अटैक हो रहा है और आसिम मुनीर कह रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति को वो देना चाहिए नोबेल पुरस्कार, और ईरान क्या क्या बोल रहा है। तो मुझे लग रहा है ये और कुछ नहीं है, ये मुस्लिम वर्ल्ड के आपस में एक दूसरे के ऊपर वर्चस्व की लड़ाई है, जिस कारण से मिडिल ईस्ट में यह समस्या है। हम आशा करते हैं हम सभी देशों की संप्रभुता का और समाधान शांतिपूर्वक हो, इसके प्रति भारत की सरकार और मोदी जी के नेतृत्व की भारत की सरकार प्रतिबद्ध है। हमारे अधिकांश देशों से बहुत अच्छे संबंध हैं, तो हम आशा करते हैं कि एक सकारात्मक भावना प्रिवेल करे और इसका जल्दी समाधान। की इमरजेंसी के बाद मध्यावधि हुए, लेकिन 80 में क्या कारण थे कि इंदिरा गांधी वापस सत्ता में आ गई? हाँ, उसका कारण यह था कि उस समय कुछ जनता परिवार में आपसी मतभेद, अहम भाव ऐसे बढ़ गए कि उसी पर दुखी होकर अटल जी ने एक पंक्ति लिखी थी, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों जनता पार्टी टूट गई। उन्होंने लिखा था, लगी कुछ ऐसी नजर बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। तो इस कारण से, मगर वहीं से भाजपा की नई यात्रा प्रारंभ हुई। हम 1980 में बने और उसके बाद हम एकमात्र राजनीतिक दल हैं जिसने अपना कद भारत की राजनीति में कांग्रेस से बड़ा करके दिखाया, और मोदी जी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार जनता के द्वारा चुनकर केंद्र में सरकार बना के दिखाई। तो कभी कभी हो सकता है उन्होंने, कांग्रेस ने सोचा हो कि हमने जनता पार्टी तोड़वा दी, बहुत कर दिया, परंतु उसमें से भगवान ने हमारे लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया। सुधांशु जी, इधर मैं राजेंद्र। अच्छा, आपने अभी आपातकाल का बोला कि संविधान की हत्या हुई, तो क्या उस समय वो सही था कि हत्या हुई है, पर क्या आज की तारीख में जब विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा हो, लगातार छापे पड़ रहे हों दूसरे नेताओं पे, आपकी पार्टी के लोग विपक्षी विधायक की खरीद फरोख्त करते हैं एमपी में, महाराष्ट्र में, उदाहरण सामने, तो क्या वो संविधान की हत्या नहीं? जो आपने बात कही, संविधान की हत्या आज कौन कर रहा है, मैं पहला उदाहरण आपको मीडिया के माध्यम से देना चाहता हूं। एक नहीं अनेक ऐसे लोग हैं, पत्रकार, यूट्यूबर, जिनको विपक्ष की सरकारों ने जरा सा विरुद्ध लिखने के ऊपर उनके खिलाफ बंद कर लिया, उन्हें जेल में डाल दिया। मैं विनम्रता और चुनौती से पूछता हूं, हम सबसे लंबे समय तक विपक्ष में रहे और 1977 के बाद अनेक राज्यों में हमारी सरकारें रही। अभी रिसेंट हिस्ट्री में 2004 से 14 के बीच में कितनी पूर्वाग्रहग्रस्त, कितनी एक पक्षी और कितनी षड्यंत्रकारी पत्रकारिता की गई। पर एक बताइए भाजपा का राज्य जिसने FIR बना के अब उस जमाने में किसी को अंदर किया हो। वही मानसिकता है आज विपक्ष की। अब जो आपने बात कही नेताओं के बारे में, तो मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये तो सदा सर्वदा से जेल और कचहरी के चक्कर काटते रहे। पिछले 40 साल की एक लोकसभा बताइए जब इन पार्टियों का कोई ना कोई नेता भ्रष्टाचार के किसी ना किसी आरोप में कोर्ट कचहरी और जांच एजेंसियों के चक्कर ना काटता रहा हो। यदि किसी को न ध्यान हो तो मैं बता देना चाहता हूं, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी 2013 में अक्टूबर में नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली हाई कोर्ट के कहने पे वो केस प्रारंभ हुआ, हमारी सरकार नहीं थी।
कनी मोदी और ए राजा 2011 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। सुरेश कालमाड़ी 2010 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। शिबू सोरेन 2006 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। मधु कोड़ा 2008 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। मुलायम सिंह मायावती पर 2005 में केस दर्ज हुआ, हमारी सरकार नहीं थी। करुणानिधि 2001 में जेल गए, जयललिता 1996 में जेल गई, लालू प्रसाद यादव 1997 में जेल गए, नरसिम्हा राव पे आरोप 1994 में लगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड 1994 में हुआ, राजीव गांधी पे आरोप 87 में लगे, एफआईआर 1990 में हुई। खाम में पर्ची फाड़े डाल रहे हैं हमारी सरकार के ऊपर। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, देखिए गांधी जी ने किताब लिखी थी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, आज राहुल गांधी कह रहे हैं माई एक्सपेरिमेंट विद अनट्रुथ। वैसे माई एक्सपेरिमेंट विद अनट्रुथ भी एक किताब है माइकल एंडरसन की लिखी हुई। तो मैं कहना चाहूंगा गांधी करते थे सत्य के साथ प्रयोग, और आज के गांधी करते हैं असत्य के साथ प्रयोग, क्योंकि दिमाग में है मोदी विरोध का भयानक मनोरोग। अब 60 करोड़ के देश में उस समय 6 लोग बैठकर भी देश का कोई कानून, या 60 लोग भी बैठकर देश का कानून तो बना सकते थे, 10-20 लोग बैठकर भी बना सकते थे। तो संविधान की बहुआयामी हत्या जो उस कालखंड में हुई, और इससे बड़ी बात जब हम यहां इंदौर की धरती पर हैं, जो पुण्य श्लोका महारानी अहिल्याबाई होलकर जी का पुण्य स्थान है, और उनकी 300वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं, उन्होंने भी इस राष्ट्र को पुण्य भूमि कहा, इसको भारत माता कहा। हमारे यहां जितने भी बड़े महापुरुष हुए, उनको तो छोड़िए, जो भगवान के अवतार हुए, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, सबने इस धरती को पुण्य भूमि कहा, इस धरती को माता कहा। भगवान राम ने कहा माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, मगर इस विचार ने इस देश को एक नेता के बराबर तौल दिया। इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया कहा गया, और यह किसी नेता का बयान नहीं था, यह कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष देवकांत बरुआ का बयान है, और किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान पार्टी का आधिकारिक वक्तव्य होता है। और आज तक किसी कांग्रेस के अध्यक्ष ने इसके विरुद्ध कोई प्रस्ताव पारित करके या इसके लिए माफी नहीं मांगी है, तो यह आज भी कांग्रेस का आधिकारिक बयान है। और यह कितना खतरनाक बयान था, भारत की परंपरा के साथ कितना बड़ा अपमान था, वो तो एक पक्ष है, इसकी प्रेरणा कहां से मिलती थी। 1934 में जर्मन नाजी पार्टी का एक बहुत बड़ा कन्वेंशन होता है, जिसमें नाजियों की बड़ी प्री फिल्म ट्रायम्फ ऑफ द विल दिखाई जाती है, और वो समाप्त होने के बाद हिटलर का राइट हैंड आदमी रुडोल्फ हेस नारा लगाता है, जर्मनी इज हिटलर एंड हिटलर इज जर्मनी, कहता जर्मनी इज फ्यूहरर एंड फ्यूहरर इज जर्मनी। ठीक वही चीज रिफ्लेक्ट होती है, इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। इसलिए यह आवश्यक है, और हमारे साथ वो लोग यहां विद्यमान हैं जिन्होंने उस दुर्दांत अत्याचार को सहा है। लोगों के नाखून उखाड़े गए, 1 लाख से अधिक लोगों को जेल में डाला गया। मीसा और डीआईआर में हमारे बहुत बड़े बड़े नेता स्वर्गीय अटल जी, आडवाणी जी, अरुण जेटली जी जेल में थे, रविशंकर प्रसाद जी, मोदी जी उस समय किस प्रकार से भेष बदलकर बड़े नेताओं को यात्रा करवा के उनके सहयोगी के रूप में, किसी को गुजरात से मुंबई पहुंचाना है तो किसी को देश के किसी हिस्से में पहुंचाना है, उस कार्य में लगे थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की माता जी का देहांत हो गया तो उन्हें अपनी माता जी के अंतिम संस्कार में जाने की अनुमति नहीं दी गई। इन सारे विषयों को जिन्होंने सहा, तो यह विचार आज बताना इसलिए जरूरी है कि हम वो लोग हैं जो भारत माता और वंदे मातरम बोलते हैं, ये वो लोग हैं जो इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया बोलते हैं। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि आज इस विषय को बताने की आवश्यकता क्यों? तो मात्र इसलिए नहीं कि इतिहास को याद करना आवश्यक होता है, आज इसलिए कि यही विचार आज भी कांग्रेस पार्टी के चाल, चिंतन, चेहरा, चरित्र चारों में नजर आता है। वो अपने को संविधान से ऊपर समझते हैं। जब सत्ता में थे तो संवैधानिक दृष्टि से देश की सर्वोच्च एग्जीक्यूटिव बॉडी है यूनियन कैबिनेट। कैबिनेट के प्रस्ताव को सरेआम फाड़ना,
प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या दर्शाता है? वही इंडिया इज इंदिरा का भाव, आई एम एबव द कॉन्स्टिट्यूशन। अरे आपकी सरकार थी, आप तो उस समय आंख के इशारे पर उसको विड्रॉ करवा सकते थे। और जब मैं चुनाव जीतूंगा तो आज क्या स्थिति है? देन द कॉन्स्टिट्यूशन इज राइट। मैं चुनाव हार जाऊंगा तो संविधान खतरे में है। तो ये संविधान की किताब लेकर खड़े होने वालों का मुखौटा और उस मुखौटे के पीछे का असली बदरंग चेहरा क्या है, यह आज दिखाई पड़ता है। यदि आप चुनाव जीतेंगे तो चुनाव आयोग सही है, यदि आप चुनाव हारेंगे तो चुनाव आयोग गलत है। आपके पक्ष में खबर निकलेगी तो मीडिया सही है, अगर मेरे मनोनुकूल खबर नहीं चलेगी तो मीडिया सही नहीं है। यानी वो जो इमरजेंसी की मानसिकता थी वो यथावत हूबहू आज भी कांग्रेस की कैरेक्टरिस्टिक्स में दिखाई पड़ती है, इसलिए इसे ध्यान करने की जरूरत है। और इतना ही नहीं, इंडिया इज इंदिरा का भाव कहां पे दिखाई पड़ रहा आज भी? केवल 2 साल पहले राहुल गांधी जी विदेश में जाके क्या बोले? वाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका एंड यूरोप आर साइलेंट ओवर इंडिया। यानी आप ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र के माई बाप, आपकी नजर में माई बाप है, अमेरिका और यूरोप भारत के अंदर लोकतंत्र में हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे हैं? यानी मेरी राजनीतिक हार या जीत राष्ट्रहित से ऊपर हो गई, राष्ट्र मेरी सुविधा के अनुसार चलेगा। तो यह मानसिकता आज भी यथावत कांग्रेस पार्टी के अंदर दिखाई पड़ रही है। तो युवा पीढ़ी को यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम इतिहास से स्मरण लें और आज के कालखंड में एक बिंदु और कहना चाहता हूं कि डेमोक्रेसी वास्तविक अर्थों में इमरजेंसी के बाद आई थी, क्योंकि इमरजेंसी से पहले जितने भी चुनाव होते थे सरकार नहीं बदलती थी। मुझे लगता है कि इन 11 वर्षों में क्या हुआ है इसको बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस छोटी पड़ जाएगी। फिर संक्षेप में कहना चाहता हूं, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बने, जापान को पीछे छोड़ के, चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बने, तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल के मैन्युफैक्चरर बने, दूसरे बड़े मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरर बने। और वो भारत जिसके बारे में कहा जाता था कि ये तो टेक्स सेवी नहीं है, ये नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर सकते, डिजिटल ट्रांजैक्शन में दुनिया के नंबर 1 के देश बने, चांद के अछूते कोने को छूने वाले देश बने, और विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बने हैं। 6.5% की आईएमएफ ने हमारी ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट की है। और इतना ही नहीं किया है, उसके साथ साथ 55 करोड़ लोगों को जनधन अकाउंट से जोड़ा है, 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया है, 15 करोड़ लोगों को शौचालय दिया है, 12 करोड़ लोगों को गैस दी है। तो मुझे लगता है कि आज भारत ने विकास की जो इबारत लिखी है, तो हमने अंत्योदय, सुशासन, गरीब कल्याण और राष्ट्रवाद का गौरव। एक दौर था भारत में कोई आता था घुस के मार के चला जाता था, और जैशे मोहम्मद के हेडक्वार्टर मरकज सुभान अल्लाह में बैठ के सुभान अल्लाह बोलता था। अब भारत जाता है वो मरकज सुभान अल्लाह पे मिसाइल गिराता है, और वहां हाफिज सईद ये बोलता है कि मेरे 14 लोग मार दिए गए, मेरे परिवार के, मैं अभी मर जाता तो नहीं। तो जहां बैठ के वो भारत में आतंकवादी हमले करके खुशी से सुभान अल्लाह बोलते थे, अब वो या अल्लाह बोल रहे हैं। कम से कम इतना बड़ा बदलाव तो देश को साफ दिखाई पड़ रहा है। तो सोनिया गांधी ने अभी ईरान और इजराइल युद्ध पर भारत सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए थे। उन्होंने इसे भारत की कूटनीतिक चूक भी बताया। इसे आप और आपका दल किस रूप में देखते हैं? 2005, 6 और 8 में सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने IAEA में ईरान का विरोध किया था। पता नहीं, समझ ही में नहीं आता कि उनको इसके ऊपर अपना कोई याद नहीं रहता। इससे पहले सोनिया गांधी जी ने फिलिस्तीन के ऊपर आर्टिकल लिखा था, अखबारों में आर्टिकल लिखे थे। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी जी का ट्वीट है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इजराइल हमास युद्ध पे प्रस्ताव पारित किया है फिलिस्तीन के बारे में। मैं पूछना चाहता हूं और किस किस युद्ध पे किया? रशिया यूक्रेन पे क्यों नहीं किया? चाइना ताइवान पे क्यों नहीं किया? बांग्लादेशी हिंदुओं पे क्यों नहीं किया? क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी गाजा पे ट्वीट है राहुल गांधी का, ये वर्ड है क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। बांग्लादेशी हिंदुओं पे चुप्पी। मुझे लगता है राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को वोट बैंक के तराजू पे तौलना नहीं चाहिए। और जहां तक ये बात है तो सोनिया गांधी जी को याद रखना चाहिए, ईरान से संबंध हमारे एक दौर में बहुत खराब होने शुरू हुए थे। जब इंदिरा जी थी 71 में, तो यहां तक बात आई थी कि ईरान ने अपनी फौजें पाकिस्तान के पक्ष में भेजने का प्रयास किया था। तो इसलिए
मैं समझ सकता हूं कांग्रेस, फिर मैं जो कह रहा हूं, एक जमाने में, आज मध्य प्रदेश में भी लोग कर रहे हैं ना सत्याग्रह है, वास्तविकता क्या है, सत्याग्रह तो गांधी जी करते थे, आज के गांधी सिर्फ दुराग्रह कर रहे हैं। हम एक ऐसा समाज बनाएंगे कि अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, तो आप ऐसा क्या करने वाले हैं? हम नहीं करने वाले हैं, टेक्नोलॉजी ये करने वाली है। बताता हूं कैसे। आज टेक्नोलॉजी डिजिटल लेवल पे है, तो डिजिटल सेटअप चलता बाइनरी पे 0101, तो ऐसी लैंग्वेज जिसमें मात्रा पाई नहीं है तो वो बड़ी सूटेबल है डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिए। मगर टेक्नोलॉजी जिंदगी भर डिजिटल लेवल पे नहीं रहने वाली। नेक्स्ट इमर्जिंग टेक्नोलॉजी वॉइस कमांड। जब वॉइस कमांड आता, आप बोलते हैं और टाइप हो जाता है, जैसे जैसे वॉइस कमांड आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, वो लैंग्वेजेस जिनकी फोनेटिक्स रिच है वो उभर कर सामने आनी शुरू होंगी, और जब फोनेटिक्स आएंगी तो उसके साथ साथ सोनोग्राफिक रिसर्च भी होगी, और हर वर्ड के अंदर क्या वाइब्रेशन है वो वाइब्रेशन भी आने वाले 10 से 12 साल में। एआई आने के बाद जो 50 साल में रिसर्च होने वाली थी वो 5 साल में सामने आने वाली है। तो भाषा की वैज्ञानिकता और भाषा की ध्वन्यात्मकता दोनों उभर के आने वाले हैं। जैसे संस्कृत, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं की जो वैज्ञानिकता है, जो मैंने पहले भी बोला था, कहते हैं ना इंग्लिश में ABCD जानते हो, हिंदी में कहते हैं काका गागा पढ़े हो क्या? तो जब आप काका गा बोलते क्या बोलते? का जबान यहां लगती, खा, ग, घा, अंगा, आपके कंटूर के अनुरूप है। विज्ञान आगे बढ़ेगा तो जो लोग आज हम पे हंसते हैं वो कल विज्ञान उन पे हंसेगा। कैसे? जो अमित शाह जी ने कहा, हवा में नहीं कहा है। 60 साल पहले कहते थे ना कि दुनिया चांद पे पहुंच गई, तुम गाय के गोबर पे पड़े हो, मैकेनाइज फार्मिंग, केमिकल फर्टिलाइजर यूज करो। आज क्या कह रहे हैं कि गाय का गोबर यूज करो। 60 साल पहले कहते थे ना फूल पत्ती से कोई इलाज नहीं होता, मेटासिन क्रोसिन यूज करो। आज क्या कहते हैं? हर्बल मेडिसिन यूज करो। 60 साल पहले कहते थे ना कि पेड़ को पूजना, जंगल को पूजना, ये सब प्रिमिटिव ट्राइबल सिविलाइजेशन है। आज क्या कह रहे हैं? एनवायरमेंटल वो। तो इसीलिए आप चिंता मत करिए, वक्त भारत का आने वाला है और भारत और भारतीयता को वो वैज्ञानिक मान्यता मिलने वाली है कि जो अवैज्ञानिक होगा उसको अपने आप शर्म आएगी। देखिए, भारत पाकिस्तान के वर्तमान समय के इसमें राहुल गांधी जी की भूमिका आज से नहीं, पिछले कई वर्षों से क्या रही है, इसका प्रमाण यह है। आप सब लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तानी मीडिया में सबसे ज्यादा किस देश के नेताओं के बयान सुर्खियां बटोर रहे थे? चाइना के नहीं, रशिया के नहीं, किसी मुस्लिम देश के भी नहीं, न टर्की के किसी नेता के, न ईरान के नेता के, भारत के विपक्ष के नेताओं के बयान हाईलाइट हो रहे थे। पाकिस्तानी संसद में कहां के बयान कोट किए जा रहे थे? भारत के विपक्षी नेताओं के, कांग्रेस के नेताओं के, चाहे विजय वडेट्टीवार महाराष्ट्र के हो या कर्नाटक के उनके मंत्री हो या कर्नाटक के सीएम हो, और राहुल गांधी जी के का खुद नाम पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध डोजियर में यूज किया है। और ये आज की बात नहीं है महोदय। पाकिस्तानी सेना के सेनाध्यक्ष को गले किसने लगाया था? कांग्रेस के नेता सिद्धू जी ने। पाकिस्तान जाकर किसने कहा था मोदी को हटाने में मदद चाहिए? मणिशंकर अय्यर ने। तो मुझे लगता है, और राहुल गांधी जी ने तो जो काम किया है वो पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना से बढ़कर किया है। उन्होंने मोदी जी के लिए जो सरेंडर शब्द का प्रयोग किया, यह तो पाकिस्तान की सेना ने नहीं कहा कि भारत ने सरेंडर कर दिया। यह तो नवाज शरीफ ने नहीं कहा, शहबाज शरीफ ने नहीं कहा कि सरेंडर कर दिया। यह ख्वाजा आसिफ जो रक्षा मंत्री उन्होंने नहीं कहा, और तो छोड़िए आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद ने नहीं कहा। तो मुझे लगता है पाकिस्तान की सेना, सरकार और आतंकवादियों से ज्यादा बड़े मुहाफिज बनने की कोशिश में राहुल गांधी जी आज उस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि अगर इंदिरा जी स्वर्ग से बैठकर देखती होंगी तो उनके मुंह से क्या निकलता होगा? बूढ़ा वंश इंदिरा जी का उपजा ऐसा लाल कि लुटिया सारी डुबो दई है, ऐसा किया कमाल। चोरी के आरोप लगा है, तमाम प्रकार की लगातार पोस्ट कर रहे हैं, और दूसरी ओर चुनाव आयोग ने खुला चैलेंज दे दिया कि आप आइए हमसे बात कीजिए, लेकिन अभी फिलहाल राहुल गांधी तो लंदन चले गए। क्या आपका सर? देखिए, राहुल जी जब तक लंदन जाते रहते हैं, सेंट मिलाने चंदन में चले जाते रहते हैं, परंतु जहां तक चुनाव आयोग का प्रश्न है, बड़ी मजेदार बात है, उनके प्रत्याशी नागपुर से देवेंद्र फडणवीस जी ने बिल्कुल एप्रोप्रिएट उत्तर दिया। एक नहीं, कई दर्जनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां भारी मात्रा में वोट बढ़ा और विपक्ष जीता है, जिसमें एक सबसे ज्यादा जहां जीता उसमें से एक मालेगांव भी है, जिसको लेकर खूब लड़ाई हो रही थी। सपा को चाहिए कि कांग्रेस को चाहिए,
और अब तो मतलब शिवसेना यूबीटी को भी वही विशेष वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी चाहिए, जिसमें आप समझ सकते हैं ना, एक विशेष प्रकार का वोट बैंक रहता है जो पूरे इंडिया गठबंधन को ग्लू करके रहता है। वहां भी खूब वोट जुड़े और वो जीते। परंतु मैं पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी इस प्रकार की गैर जिम्मेदाराना बयान नेता प्रतिपक्ष के रूप में नहीं देने चाहिए। क्यों? आपके हर बूथ पे पोलिंग एजेंट थे। जब वोटिंग समाप्त होती, चुनाव आयोग बिल्कुल डिटेल उत्तर दे चुका है, बहुत लंबा उत्तर दिया है, सबके सामने सील किया जाता है। आज के जमाने में आपके पोलिंग बूथ के एजेंट्स वहां अवेलेबल थे और लिस्ट तो खुद ही इनके प्रत्याशी बता रहे, देखिए साहब ये लिस्ट है, फिर आप कह रहे हैं लिस्ट चुनाव आयोग दे। अरे भाई, चुनाव आयोग में मतदाता सूची आज वेबसाइट पे अवेलेबल है, एनीबडी कैन गो एंड चेक। परंतु वही वाली बात है कि अगर मैं जीता तो ठीक था। और वैसे मैं कांग्रेस के लिए मैं कहना चाहूंगा कि उनको चुनाव आयोग के प्रति और भारत की चुनावी व्यवस्था के प्रति कितनी उनकी बुद्धिमत्तापूर्ण थिंकिंग है कि कश्मीर में चुनाव आयोग सही था, पंजाब में सही था, हरियाणा में गलत था, हिमाचल में सही था, उत्तराखंड में गलत था, फिर उत्तर प्रदेश में गलत था, बिहार में गलत था, बंगाल में सही था, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 2018 में सही था, 2023 में गलत हो गया, फिर महाराष्ट्र में भी 2019 में सही था, अब की गलत हो गया। क्या बताएं, गुजरात में लगातार गलत हो रहा है। मगर फिर क्या बताएं, तेलंगाना में सही हो जाता है, फिर तमिलनाडु में सही हो जाता है, फिर कर्नाटका में सही हो जाता है और फिर 2024 के लोकसभा में सही हो जाता, बाद के विधानसभा में गलत होता। तो मैं कहना चाहता हूं, देश की जनता को वह समझने का प्रयास मत करिए, वो संज्ञा जो राहुल गांधी जी को दी गई थी, जिसे बोलना बंद कर दिया गया है।